नमस्कार, हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मैं मयंक शर्मा, डायरेक्टर फिजिक्स स्ट्रीट कोचिंग संस्थान सहारनपुर, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके ही इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स बाय मयंक शर्मा। देखिए, हम लोगों ने यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के फिजिक्स विषय की पूरी सीरीज चलाई हुई है, जिसमें हम लोग लगातार वीडियो लेक्चर देते हैं। हम लोगों ने इससे पहले भी 30 वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप लोग चैनल पर दी हुई प्लेलिस्ट पर जाकर के उन सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। तत्पश्चात आप इस लेक्चर को देखें और उम्मीद करता हूं कि आप लोग पूरी वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के टॉपिक में क्या है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में बताया था कि वैद्युत जो बल रेखाएं हैं और वैद्युत आवेश के बारे में डिस्कशन किया था, और भी बहुत सारे डिस्कशन किए थे। मैं चाहता हूं कि छात्र लोग पहले उस वीडियो को जाकर के देखें, इससे पहले को, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और टेलीग्राम चैनल को भी साथ साथ ज्वाइन कर लें। ठीक है, और मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। और आज की वीडियो को हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट। देखते हैं आज का टॉपिक क्या है उससे रिलेटेड। वो बड़ा सिंपल टॉपिक है, मैं बता रहा हूँ कैसे करेंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और अंग्रेजी में हम लोग इस टॉपिक को कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इंटेंसिटी यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस टर्म को जानने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई ये वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, और इसके बारे में मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये वैद्युत क्षेत्र आखिर क्या चीज है और ये होता कैसे है, किसका एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका क्षेत्र है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में आप भली भांति समझा दिया था, बीच में ही बताया था इसके बारे में एक जगह कि जब हम लोग वैद्युत बल रेखाएं में पढ़ा रहा था तो मैंने बीच में इसके बारे में भी डिस्कस किया था कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। पहले पता होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, तभी तो उसकी तीव्रता निकाल सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, देखिए ये जी मेन या फिर इंडिया का बैच नहीं है, यहाँ पर ये असिस्टेंट ऑपरेटर का बैच है। इसमें बेसिक नॉलेज फिजिक्स की आपको चाहिए होगी, इसमें इतना हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ उसके बेसिक फंडामेंटल चीज़ पता कर रहे हैं। अब मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि वैद्युत क्षेत्र क्या चीज़ होती है और ये कैसे आता है। मैंने आपको बताया था कि हर जगह आवेश जो है वे रहते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज हर जगह रहते हैं, और जहां भी चार्ज आ गया, मान लिया यहाँ पर एक चार्ज आ गया, ये चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, आवेश को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, मापते हैं कूलाम में। अगर कोई भी एक सिंगल आवेश है तो उसके चारों तरफ का क्या हो जाता है, उसका एक एरिया हो जाता है। जिस एरिया में अगर कोई दूसरा आवेश आ गया तो ये उस पर क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण या फिर आकर्षण बल लगाएगा, या फिर कह दूं कि वैद्युत बल लगाएगा। तो हर एक आवेश के चारों ओर का एक उसका क्षेत्र होता है, एक एरिया होता है, जिसमें कि वह दूसरे आवेश पर क्या लगाए, एक बल लगाए, उसको कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। तो अगर मेरे को कहीं पर भी, एक बात ध्यान से समझो कि अगर मेरे को कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र लाना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मेरे पास उपाय है। क्या उपाय है, कुछ नहीं करना, डेंटेड है, बस एकदम ला करके आवेश रख दो। मान लिया मेरे को यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र लाना है, इस एरिया में अभी कुछ नहीं है, बस एक आवेश ला करके रख दूं, तो भाई ये रख दिया मैंने, क्यों, ये हो गया इसके चारों तरफ का वैद्युत क्षेत्र। इसको और बड़ा कर दूं, मतलब अब इसकी मात्रा 10 कूलाम है, थोड़ी देर बाद मैं 40 कूलाम कर दिया, तो फिर इसका एरिया क्या हो जाएगा, उतना ही अधिक और बढ़ जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो यानी कि एक बात ध्यान से समझो कि कैसे मैं बताना चाह रहा हूं कि वैद्युत क्षेत्र हम लोग कैसे, खाली वैद्युत क्षेत्र की बात करी मैंने, अभी उसकी तीव्रता नहीं बताई है क्या होती है, तीव्रता कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये चीज समझ लो, बड़ा सिंपल तरीका है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में थोड़ा सा अंतर है, ये बात समझो। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र तो उसका एक पूरा चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है उसको ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। लेकिन अगर तीव्रता की बात करी जाए कि कितना तेज, कोई कितना तेज है, कोई कितना तेज है। अब एक बात समझो कि दो टाइप के लोग हैं, कि अगर मान लिया दो तरह के घर हैं, मैं समझाऊं आप लोगों को, इस तरीके से समझ लो, क्योंकि फिजिक्स जो है प्रकृति से जुड़ा हुआ विज्ञान है, तीव्रता के। अगर इस दो घर हैं ये, अगर इस घर में कोई चोर बाहर से कूद रहा है तो इसका जो मालिक है बड़ा एक्टिव है, ज्यादा बल प्रयोग करता है, एकदम से जाग जाता है और ज्यादा बल प्रयोग करता है इसके ऊपर, ज्यादा लठ बजाता है।
और एक और है, मान लिया ये दूसरा घर है, इसमें चोर घूमता फिरता है थोड़ी देर के लिए, तब इसका मालिक थोड़ा कमजोर है, उस पर हल्का बल प्रयोग करता है और ये बाहर निकल जाता है। तो अब इनमें इन दोनों में से कौन सा मालिक तेज है? ये वाला हुआ ना तेज। तो ये है उसकी तीव्रता अगर समझी जाए। तो अब इसको इधर समझेंगे ला करके, इसी एग्जाम्पल को, समझ में आ गई बात? तो बल तो दोनों ने लगाया, लेकिन किसने ज्यादा बल लगाया एक पर, वो क्या है उतना ही अधिक तेज हो गया। समझ में आ गई बात? तो ज्यादा लगाएगा। तो बल लगाने के ऊपर बात हो रही है, तो जो ज्यादा बल लगाएगा वो उतना ही अधिक क्या हो जाएगा? तीव्र हो जाएगा, उतना ही अधिक तेज हो जाएगा, उतनी उसकी क्या होगी? इंटेंसिटी होगी। तो जब भी हम लोग निकालते हैं, एक बात और समझ लो, जब भी हम लोग निकालते हैं तो इसका मतलब क्या बात है, अगर मैं इस आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है चारों तरफ का इसके, अगर इसकी तीव्रता निकालना चाहूंगी ये कितना तेज है, तो तीव्रता देखने के लिए चोर को आना पड़ेगा ना, चोर को आना पड़ेगा। चोर यानी कि क्या है यहाँ पर? दूसरा आवेश है, दूसरा आवेश जो आ रहा है। तो दूसरा आवेश मैं ला रहा हूं क्या? परीक्षा करने के लिए कि इस आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना तेज है। तो उस चीज को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कैसे पता करूंगा? ये आवेश मैं ला रहा हूं, तो जिस आवेश को लाया जाता है, मान लिया ये आवेश लाया जा रहा है, इसके समीप क्यों लाया जा रहा है? कि इसकी तीव्रता कितनी है, इसके विद्युत क्षेत्र की तेज कितना है, उसको पता करने के लिए तो लाया जा रहा है, टेस्ट करने के लिए तो ये तो लाया जा रहा है। तो इस आवेश को कहते हैं भाई टेस्ट चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टेस्ट चार्ज कहते हैं, परीक्षण आवेश कहते हैं। और ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, याद रखना, धन परीक्षण आवेश होता है। तो यदि मैं इसको यहां पर ला रहा हूं, तो ये देखिए, तो इसका मतलब क्या है कि ये इस पर कुछ ना कुछ बल लगाएगा। मान लिया इसने इसको प्रतिकर्षित कर दिया ऐसे, तो इस पर एफ प्रतिकर्षण बल लगाया। कितना बल लगाया? एफ। कितना बल लगाया? एफ बल लगाया। इस आवेश ने इस पर एफ बल लगाया। ठीक है, ये मान लिया 10 कूलाम था या फिर 8 कूलाम था, कुछ भी। तो याद रखना, जब भी इंटेंसिटी हम लोग निकालें तो एक सिंगल पर, देखिए अगर हम लोगों को एक पहलवान जो अखाड़े में कूदता है उसकी तीव्रता पता करनी हो, मतलब कितना तेज वो है, तो क्या ऐसा कर दूं क्या कि उसके खिलाफ मैं 2 पहलवानों को उतार दूं? 2 पहलवान तो कहां पता चल पाएगी? 2 उसको हरा देंगे। तो एक बात समझो कि जब मेरे को एक पहलवान की तीव्रता पता करनी हो तो दूसरा भी सिंगल ही लाऊंगा मैं। अकेले अकेले भिड़ जाओ, तभी तो कहते हैं कि इतने सारे झुंड में क्यों खड़े हो, अकेले अकेले भिड़ जाओ तो पता चले मेरी ताकत का। समझे ना मेरी बात को? तो अकेला अकेला समझना, ये चाहे 25 कूलाम का हो टेस्ट चार्ज या फिर 50 कूलाम का हो, हम लोग क्या देखेंगे कि इस आवेश ने 1 कूलाम आवेश पर कितना बल लगाया। मान लिया कि ये 50 कूलाम था जो टेस्ट करने के लिए लाया था मैं, कितना था? 50 कूलाम पर इसने 100 न्यूटन का बल लगा दिया। कितने का? 100 न्यूटन का। तो ये तीव्रता नहीं है, हम देखेंगे कि भाई 1 कूलाम पर कितना लगाएगा, तो 100/50 हो गया क्या? 100/50 यानी कि 2 बल लगाना, 2 न्यूटन। तो समझो मेरी बात को कि ये जो आवेश के तरफ का चारों विद्युत क्षेत्र है, ये किसी अन्य आवेश पर के एकांक आवेश पर, कितने पर? यूनिट पर, एक आवेश पर जितना बल लगाता है उसको ही क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं मेरे भाई। मेरी बात समझो, अगर ये 50 कूलाम का आवेश हम लोग लाए थे तो उसका मतलब तो स्पष्ट है कि ये आवेश इस आवेश पर बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल बाहर की तरफ कुछ भी होगा वो 100 न्यूटन। हमने मान लिया कि अगर 50 कूलाम का मैं आवेश लाया था तो इस आवेश ने इस 50 कूलाम वाले आवेश पर यहां आने पर 100 न्यूटन का बल लगा दिया। तो भाई 1 पर कितना लगाएगा वो निकाल लो, वही क्या होती है? उसकी तीव्रता होती है। अकेला अकेला आ जाए मैदान में, अकेला अकेला मैदान में आ जा तो बताऊं मैं तेरे को। तो समझे ना मेरी बात को भाई? 50 कूलाम के आवेश पर लगने वाला बल कितना है? 100 न्यूटन अगर है तो 1 कूलाम पर कितना लगेगा? 100/50, 100/50। तो 100/50 मतलब 2, यानी कि 2 न्यूटन का बल लगेगा 1 कूलाम पर, 2 न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये क्या आ गया? इसकी तीव्रता आ गई। तो समझो मेरी बात एक ध्यान से प्यारे बच्चों। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या डेवलप हुआ, यहां से याद रखना है आपको। क्या फॉर्मूला डेवलप हुआ? मैं मान लिया हम लोग Q0 आवेश लाए थे, ये टेस्ट करने के लिए कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टेस्ट चार्ज कहते हैं। Q0 कूलाम में आवेश लाया और उस पर लगने वाला बल कितना था? F था। तो भाई 1 कूलाम पर कितना लगेगा? F/Q0, F/Q0। तो इस F/Q0 को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं, E से प्रदर्शित करते हैं। E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। E बराबर क्या फॉर्मूला बन गया? F/Q0। तो ये याद रखना है आपको कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसकी परिभाषा आपको नहीं लिखनी है, बस इसका फॉर्मूला पता करना था। और ये पता करना था कि इंटेंसिटी आखिर होती क्या है, इंटेंसिटी आखिर होती क्या है। तो यहां से इसका मात्रक क्या बना? जो फॉर्मूले में है उनके मात्रक लिख दो।
बल का मात्रक न्यूटन, इसको कहते हैं प्रति आवेश, चाहे कोई सा भी हो, मात्रक क्या होता है उसका, कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो गया प्यारे बच्चों, न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। ठीक है, तो अब इसका मात्रक समझ में आ गया बात, आपको नोट करनी है ये चीज कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। दूसरी इसकी विमाएं क्या है वो भी पता होने चाहिए। तो भाई विमाएं इसकी या तो याद कर लो आज के बाद, अगर नहीं याद है तो बनानी सीख लो। बल की विमा क्या होती है वो लिख दी m/L/t-2, और आवेश चाहे कोई सा भी हो, चाहे टेस्ट चार्ज हो, चाहे किसी भी टाइप का चार्ज हो, तो विमा क्या होती है उसकी at होती है। ठीक है भाई, अब इनको ऊपर नीचे कर लो, m तो जो का तो रहेगा, l भी जो का तो रहेगा, और देखिए t के ऊपर -2 है, नीचे से एक और माइनस की आएगी तो माइनस की 3, a के ऊपर कितनी जाएंगी -1, तो ये विमा बन गई mL/t-3 a-1। ठीक है, आज के बाद आप लोगों को डायरेक्ट याद रखनी है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा होती है प्यारे बच्चों mL/t-3 a-1। ठीक है, यहां से नोट कर लो, पूरी बात समझ में आ गई। इसका मात्रक पता चल गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमा पता चल गई। मात्रक होता है इसका न्यूटन प्रति कूलाम, हिंदी में न्यूटन पर कूलाम, यानी कि एक कूलाम पर कितने न्यूटन का फोर्स लगा, वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो दो चीजें हमसे पूछता है। अब इसके ऊपर और भी न्यूमेरिकल है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ लिया, लेकिन इस फॉर्मूले का यूज न्यूमेरिकल में बहुत कम होता है, क्योंकि जो टेस्ट चार्ज होता है उसका कोई ज्यादा रोल नहीं रहता, वो सिर्फ टेस्ट करने के लिए है ना। अब टेस्ट कर लिया कि भाई इतना इतना तेज है, टेस्ट कर लिया कि इसका क्षेत्र इतना तेज है, तो उसका मतलब क्या है कि अब टेस्ट करके छोड़ दिया, पता तो चल गया ना विद्युत क्षेत्र होता है इसके चारों तरफ। तो वो चीज समझो। अब और फॉर्मूले आएंगे, वो क्या कैसे बता रहा हूं मैं, थोड़ा समझो उस चीज को। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ रही है? अब देख लो, इसको नोट कर लेना भाई वीडियो को रोक करके। ठीक है, कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आज के लेक्चर में हो जाए आपका। ठीक, अब देख लो एक चीज और देख लो, देखिए मैं क्या बता रहा हूं। अब अगला टॉपिक जो है वो है अपना किसी बिंदु आवेश के कारण, जो उसका एक और फॉर्मूला निकल के आएगा, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो पहले बच्चों ये एक अगला टॉपिक है हमारा। ठीक है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक तो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि E बराबर F/Q0, लेकिन एक फॉर्मूला और है इसका E का, उसमें Q0 नहीं है, उसमें वो आवेश होता है जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र था। देखिए मान लिया ये आवेश है, इसके कारण इसके चारों तरफ ये वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो एक आवेश हम लोग टेस्ट करने के लिए ला रहे हैं Q0, उसका जिक्र तो नहीं है। अब ऐसा फॉर्मूला निकाल लेंगे जिसमें कि ये क्यों रहेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र तो भाई इसके कारण है, जो हम लोग टेस्ट करने के लिए ला रहे हैं उसके कारण वैद्युत क्षेत्र का तो कोई जिक्र ही नहीं है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो जिस आवेश के कारण या फिर जिसके चारों तरफ का वो वैद्युत क्षेत्र था, जिसके कारण इस आवेश पर बल लग रहा था, तो उसके पदों में फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि ई का ऐसा फॉर्मूला जिसमें Q0 ना आए, Q आए, बस क्या आए, Q आए। तो वो फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं, उसी हेडिंग का नाम है। इसमें हेडिंग में आप लोग उलझना मत, कभी उलझ जाओ। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि वो आवेश आना चाहिए फॉर्मूले में जिसके कारण कि इसके चारों तरफ का वैद्युत क्षेत्र था। अब ये Q0 नहीं आना चाहिए, फॉर्मूला ऐसा निकालो। समझ में आ गई बात? मोटी मोटी बात कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि असिस्टेंट ऑपरेटर में आप लोगों से इतने डीपली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे इजी क्वेश्चन वो पूछने वाला है। ठीक है, करना कैसे है अब ये सवाल। देखिए कोई बिंदु आवेश का मतलब एक पॉइंट टाइप का आवेश, इतना सा छोटा सा आवेश है, इसका नाम रख दिया मैंने Q आवेश। तो सबको पता है कि इसके चारों तरफ क्या होगा। देखिए अब मैं बना करके नहीं दिखाऊंगा चारों तरफ, अगर मैंने कहीं आवेश रख दिया, अगर मैंने कहीं आवेश रख दिया तो उसका मतलब एक बात स्पष्ट हो गई कि भाई आवेश के चारों तरफ का क्या रहता है, वैद्युत क्षेत्र हो जाता है उसके अपने आप। अगर यहां आवेश रख दिया तो यहां बन जाएगा, जहां भी आवेश रख दूं तो अपने आप मान लेना है कि इसके चारों तरफ का एक क्षेत्र होता है जिसमें कोई दूसरा आवेश अगर आ गया तो यह आवेश हमें 100% उस पर आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण वैद्युत बल जो है वो लगाएगा ही लगाएगा। तो यहां पर बनाया नहीं तो उसका मतलब ये मत समझ लेना भाई कि इसके चारों तरफ का वैद्युत क्षेत्र नहीं है। जहां भी आवेश रख दिया तो वैद्युत क्षेत्र अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसके चारों तरफ का वैद्युत क्षेत्र है, तो अगर यहां पर मैंने कोई पॉइंट मान लिया इसके वैद्युत क्षेत्र में, इसके वैद्युत क्षेत्र में ही, देखिए इसका वैद्युत क्षेत्र इतना बड़ा है, मान लिया इतना बड़ा, तो उसके वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक पॉइंट मैंने मान लिया कि ये पॉइंट है, कुछ भी नाम ले लिया इसका पॉइंट का, P पॉइंट नाम ले लिया। क्या ले लिया?
पी पॉइंट। तो इस पी पॉइंट पर हम लोगों को निकालनी है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर कितनी होगी। तो वही तो हेडिंग है, किसी बिंदु आवेश के कारण, इस बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसमें ये वो बिंदु है पी जिस पर हम लोगों को क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बड़ा सिंपल है। तो भाई देखो दूरी पर डिपेंड करता है, मैंने पहले बताया था लगने वाला बल जो है दूरी पर डिपेंड करता है कि इसने, इस आवेश ने जो यहाँ पर आवेश रखा होगा उस पर कितना बल लगाया, ये करता है दूरी पर डिपेंड। एक बात और समझ लो कि अगर मेरे को यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो यहाँ पर मेरे को क्या रखना होगा, हमेशा एक टेस्ट चार्ज जरूर लाना होगा, तभी तो पता चलेगा, तभी तो पता चलेगा कि इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना तेज है। भाई कितना तेज है तभी तो पता चलेगा जब यहाँ पर कोई दूसरा आवेश आएगा, अगर आवेश ही नहीं आया तो ये पूरा डोलता रहे, ऐसे ही घूमता रहे, ताकत लिए फिरे अपनी। कौन पता कर रहा है, एक पहलवान की ताकत कब पता चलती है, तभी तो पता चलती है जब दूसरा पहलवान अखाड़े में आ गए सिंगल। समझ में आ गई बात। अगर वो अकेला ही मतलब पूरा दमखम दिखाता रहे, ऐसे जोर लगाता रहे कि मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं, तब कैसे ताकत का पता चलेगा, उसकी ताकत का पता केवल तभी चल पाएगा जबकि कोई अन्य आवेश आए। तो समझ रहे हैं ना मेरी बात को। अगर मेरे को इस बिंदु पर तीव्रता निकालनी है, जहां भी तीव्रता निकाल लो वहां पर एक दूसरा आवेश हम लोग आराम से रख देते हैं ताकि हम लोग को तीव्रता का पता लग सके, लगने वाले बल का पता चल सके। समझ में आ गई बात। तो ये दूरी पर डिपेंड करता है। मान लिया इसकी दूरी आर रही होगी, कितनी रही होगी, आर रही होगी, तो 100% इस पर बल लगेगा, दोनों पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण बल लगाएगा एफ इधर की तरफ। तो हम क्यू नोट पर कितना बल लगा एफ, तो एक पर कितना लगेगा एफ बटे क्यू नोट, उसको कहते हैं ई। समझ में आ गई बात, क्लियर है, ठीक है। तो ये लगने वाला बल भी अगर मैं निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा कि एफ बराबर, ये अगर मैं निकालूं तो कूलम्ब के नियम के अनुसार लगेगा ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, दोनों आवेश का गुणनफल। तो दोनों आवेश यहाँ पर कौन कौन से हैं, क्यू है, क्या है, क्यू नोट है, तो क्यू इंटू क्यू नोट अपान जो बीच की दूरी है उसका वर्ग। क्या ये बल लग जाएगा, क्या 100% लगेगा। अगर बात करूं ई की तो ई कितना लगेगा, एफ बटे क्यू नॉट कह देंगे। क्या कह देंगे भाई, जो लगने वाला बल था उसके बटे में क्यू नॉट कर दे, मतलब क्यू नॉट आवेश पर एफ बल लगा तो भाई एक पर कितना लगेगा, एफ बटे क्यू नॉट, उसको तीव्रता कहते हैं ना। तो ये देखो ये जो एफ है ये कौन सा है, यही तो है, तो इसका एफ का मान रख दो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर बटे क्यू नोट। तो क्यू नोट से क्यू नोट कट गया, क्या मान आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। देखिए दोनों बात एक ही है, चाहे तो मैं ये कह दूं चाहे तो मैं ये कह दूं। यहाँ पर मैंने एफ का, यहाँ पर एफ कौन सा है, ये विद्युत बल ही तो है, विद्युत बल ही तो है। तो विद्युत बल का मान कौन बता रहा है, कूलम्ब का नियम बता रहा है। तो कूलम्ब के नियम के अकॉर्डिंग कितना बल लगेगा, एफ बराबर 1/4 पाई दोनों आवेशों का गुणनफल, यानी कि क्यू इंटू क्यू नॉट, उनके बीच की दूरी कितनी थी, आर, उसका वर्ग, ये आ गया। तो इस बल की जगह मैंने बस क्या कर दिया, ये पूरा फॉर्मूला रख दिया। तो अब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आया है तो भाई वो किसके पदों में आया है, किसके पदों में आया है भाई प्यारे बच्चों, वो पदों में आया है। देखिए ये कौन सा आवेश है, क्यू, वो आवेश जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। तो अब जो फॉर्मूला निकल के आया है प्यारे बच्चों, सीधी सी बात है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वो क्या निकल के आया है, मैं यहां पर लिख भी देता हूं उसको हटा करके कि क्या फॉर्मूला निकल के आया है कि अगर मेरे को किसी भी पॉइंट पर निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के, वह आवेश ऊपर तो वो रहेगा, वह आवेश जिसके कारण ये क्षेत्र था, अपान उस बिंदु की दूरी जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मान लिया इस पॉइंट पर निकालनी है तो आर दूरी ली तो उसका वर्ग करेंगे। अगर मेरे को यहां पर निकालनी होती तो आर, मान लिया ये आर यहां तक है, एक्स यहां तक है, तो क्या लेता फिर मैं आर प्लस एक्स का वर्ग लेता। यहां पर निकालनी होती, यहां पर निकालनी होती, यहां पर निकालनी होती, यहां पर निकालनी होती, या फिर यहां निकालनी होती, किसी भी पॉइंट पर निकालनी होती तो मैं फिर उस बिंदु की दूरी लेता ना। एक बात समझ लो कि ये है उस आवेश के पदों में फॉर्मूला जिसके कारण विद्युत क्षेत्र था, और ये इसके दो फॉर्मूले हो गए। कभी भी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो 1/4 पाई यानी कि नियतांक इंटू, इसका मान तो आपको पता होगा कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ इंटू वह आवेश जिसके कारण तीव्रता है, अपान उस बिंदु की दूरी जहां पर आप लोग तीव्रता निकालना चाह रहे हैं। तो ये फॉर्मूला आप लोग नोट करना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। ये अगली जो टर्म आती है इसके अंदर उसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव। क्या आती है प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। अंग्रेजी में कहते हैं इसको इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है भाई, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल, वैद्युत द्विध्रुव।
इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए नाम से समझ लो, वैद्युत का मतलब तो किससे होता है, मैंने शुरू में बताया था कि वैद्युत का मतलब होता है आवेश से। किससे? आवेश से। और आवेश दो प्रकार के हैं, या तो प्लस या तो माइनस, ठीक है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। और द्विध्रुव का मतलब होता है डायपोल, दो ध्रुव। ध्रुव का मतलब होता है सिरे। क्या होता है? सिरे। ऐसे आवेश दो सिरे पर हो, ऐसे आवेश दो सिरे पर हो, और उस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए अगर वैद्युत द्विध्रुव की बात करी जाए परिभाषा की, तो परिभाषा नहीं पूछेगा, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा से संबंधित जानकारी आप लोगों को जरूर होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए भाई? कैसे? मैं थोड़ा बता दूं आप लोगों को कैसे होनी चाहिए जानकारी। सुन लो, सुन लो ध्यान से, थोड़ा ध्यान से सुना करो भाई। कैसे? देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, इसका मतलब आवेश, इसका मतलब दो सिरे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में समझा रहा हूं कि जब दो बराबर, दो बराबर मतलब जब दो बराबर आवेश हो, यानी कि अगर एक 40 कूलाम का है तो दूसरा भी कितना होना चाहिए? 40 कूलाम का ही होना चाहिए। विपरीत हो में, यानी कि एक प्लस 40 है तो दूसरा कितना होना चाहिए? माइनस 40 का होना। समझ रहे हो मेरी बात को? दो आवेश होने चाहिए इसके लिए। अगर मेरे को कोई टास्क दे दे, टास्क दे दिया कि तेरे को वैद्युत द्विध्रुव बनाना है, तो बना कैसे बनाएगा? तो बनाने का तरीका जैसे समझ लो, तो वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव आखिर होता क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल आखिर होता क्या है। तो कैसे समझेंगे भाई? मेरे को पूछ लिया किसी ने कि चल मयंक बना भाई आज तू वैद्युत द्विध्रुव, तो कैसे बनाऊंगा? दो बराबर आवेश लूंगा। अगर एक 40, दो बिना दो आवेशों के संभव नहीं है। पहले तो यह समझ लो कि दो आवेश मेरे पास होने चाहिए, तभी तो द्विध्रुव बनेंगे। द्वि का मतलब दो, डाई का मतलब दो, पोल का मतलब सिरे, दो सिरे तभी तो बनेंगे भाई। दो बराबर आवेश लूंगा। अगर एक की क्वांटिटी 40 कूलाम है तो दूसरे की भी कितनी है? 40 है। और लूंगा विपरीत, अगर एक पॉजिटिव 40 है तो उसका मतलब दूसरा कितना होगा? माइनस 40 होगा, नेगेटिव 40 होगा। समझ में आ गई बात? दो बराबर आवेश होने चाहिए, विपरीत आवेश होने चाहिए, और क्या होने चाहिए? उनके बीच की दूरी बहुत कम, इतनी कम दूरी कि मैं उनको अपनी नंगी आंखों से ना देख सकूं, ठीक है। इतनी कम दूरी होनी चाहिए, यानी कि माइक्रोस्कोप मेरे को यूज करना पड़े उसके लिए। इतनी कम दूरी पर उनको सेट कर दूं तो वो पूरा का पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव। अगर अब लोग किताबी भाषा समझो तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव वो सिस्टम है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, बहुत सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं। कैसे बनाऊंगा? मान लिया कि एक माइनस क्यू आवेश है, ठीक है, उतना ही एक पॉजिटिव क्यू है, और ये बहुत थोड़ी दूरी पर। देखिए यहां तो आपको दिख रहा है, मैंने डायग्राम फिगर आउट करने के लिए बनाया, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, ये दिखाने के लिए है बस, नहीं है तो आपको दिख नहीं रहा होगा। इनके बीच की दूरी होती है 2l, बताई गई है बुक्स के अंदर कि 2l इनके बीच की दूरी होती है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। समझ में आ गई बात? जिसमें दो बराबर हो, भाई ये भी क्यू ही है, ये भी क्यू ही कूलाम, लेकिन है एक माइनस और एक प्लस। विपरीत आवेश, बराबर आवेश, एक दूसरे से बहुत थोड़ी दूरी पर स्थित है, 12 दूरी है ये, ठीक है। समझ रहे हो? आपको यहां पर दिख रही है लेकिन दिखेगी नहीं। समझ में आ गई बात? तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे इसके? उदाहरण, एग्जाम्पल, इसका उदाहरण ऐसी चीज होंगी जैसे किसी NaCl, Na पर प्लस, प्लस Cl पर उतने ही माइनस, जिस पर उतने ही प्लस और उतने माइनस हो, तो वो सारी चीज क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल है। H2O इसका एक एग्जाम्पल है, HBr इसका एग्जाम्पल है। ऐसे ही जितने जिनमें भी आप लोगों को देखें, मैं केमिस्ट्री के बारे में इतना जानता नहीं हूँ, थोड़ी सी केमिस्ट्री पूछ ली इसमें, क्या कहते हैं उसको, कौन सा बॉन्ड बनता है इनके बीच में, जिसमें, हाँ, जिसमें भी विद्युत संयोजी बंध बनता है। ज्यादातर जितने भी कंपाउंड है जिनमें विद्युत संयोजी बंध बनता है, वे सारे के सारे ही लगभग मैं मान लूंगा कि वैद्युत द्विध्रुव के, इलेक्ट्रिक डायपोल के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि NaCl, H2O, HBr, और भी है HCl, ठीक है, जिन पर उतने ही प्लस और उतने ही माइनस हो, यानी कि बराबर पॉजिटिव और बराबर नेगेटिव चार्ज हो। तो और बीच की दूरी कौन निकाल लेगा? निकाल लोगे? नहीं निकलेगी, बहुत सूक्ष्म दूरी है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब एक टर्म आती है हमारे पास, ये तो समझ गए ना, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं इसको। अब एक टर्म आती है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण।
वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। देखिए हिंदी मीडियम के ज्यादा बच्चे हैं इसलिए हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक, क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, सही में आ गई बात। तो इसको जो ये राशि है इसको कहते हैं पी, जो वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण का मतलब कहते हैं इसको घूमने की प्रवृत्ति कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। कैसे करेंगे, तो इसका एक सिंपल मेथड मैं आप लोगों को बता दूं। इसको जो ये राशि बन जाएगी वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण, इसको स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पी से। क्या होता है P बराबर, क्या होता है मैं डायरेक्ट समझा रहा हूं, ज्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा। P का अगर मेरे को मान निकालो, P मतलब वैद्युत ध्रुव के आघूर्ण, वैद्युत ध्रुव के आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं हम लोग स्मॉल p से। दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वो लेंगे, एक तो 12 गुणा किसी एक आवेश का परिमाण, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, उसका चिन्ह नहीं ले रहे हैं हम लोग। देख लो मैग्नीट्यूड मतलब अगर ये 25 कूलम होता तो लेता, तो मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पर, Q है। क्या है, Q है। आघूर्ण का मतलब होता है घूमने से है, वो घूम रहा है ऐसे, घूमने से है। तो आघूर्ण जहां भी आ जाए इसका मतलब क्या है, आघूर्ण एक प्रकार का बल ही होता है, टार्की होता है जो कि घुमा रहा होता है चीजों को। क्या रहा होता है, घुमा रहा होता है। तो इसका फॉर्मूला ये बनेगा। तो अगर मैं कहूं कि वैद्युत ध्रुव के कोई, वैद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश का मान और उनके बीच की दूरी के गुणा कोई क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। फॉर्मूला आपको याद रखना है, P बराबर 2L इंटू क्यू या फिर 2QL। कहीं भी आपको वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण निकालना पड़ जाए तो बस बीच की दूरी, देखिए 12 दो की गुणा नहीं करनी आपको, बीच की दूरी है ये पूरी की पूरी। 12 का मान दिया होगा वहां पर 10 सेंटीमीटर, 12 का मान 20 सेंटीमीटर, तो उसमें उलझना नहीं है। वो आपको खाली एल का मान नहीं देगा, आपको 2L का मान देगा। तो 2L इंटू क्यू फॉर्मूला आप लोग याद रखना है। तो 2L का मान दिया होगा और भाई क्यू दिया होगा। ठीक है, माइक्रो उसमें दिया होगा, तो सेंटीमीटर में कहा, माइक्रोन में दिया होगा। ठीक है, तो ध्रुव का आघूर्ण हम लोग आराम से निकाल लेंगे। अब चूंकि घूमने की डायरेक्शन होती है, तो ध्रुव का आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि है। याद रखना कैसी राशि है, सदिश राशि होती है। क्या दिशा होती है इसकी वो भी बताएंगे। इसका मात्रक क्या बनेगा भाई, मात्रक क्या बनेगा, देखिए 12 का मात्रक दूरी, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। यहां पर देख लो आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम, और जो दूरी है इसका मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मात्रक क्या बन गया, तो ध्रुव के आघूर्ण का कूलाम मीटर बन गया। क्या बन गया, कूलाम मीटर। अगर विमान निकालू तो कूलाम की विमा लिख दो भाई, कितनी होती है 80, इसकी क्या होती है L। तो क्या बन, विमा बन गई, L शुरू में ले लिया, TA बाद में लिख लिया, तो LTA विमा हो गई। भाई इनको तो कैसे गुणा में है ना, आगे पीछे कैसे भी लिख लो, L शुरू में लिख दिया, TA या फिर AT कुछ भी बना लो। तो विमा याद रखनी है इसकी, वैद्युत ध्रुव के आघूर्ण की कितनी होती है LTA। मात्रक क्या होता है इसका, कूलाम इंटू मीटर। और जो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है यहाँ पर, याद रखना आप लोगों को, वैद्युत ध्रुव के आघूर्ण की माइनस से लेकर के प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ। P की अगर डायरेक्शन में निकालना चाहूँ तो माइनस से पॉजिटिव, नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की तरफ होती है। तो वैद्युत ध्रुव क्या होता है और उसका आघूर्ण क्या होता है आप लोगों ने समझ लिया होगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना था, इतना ही आपको समझना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखो प्यारे बच्चों, अब तक तो जो हम लोगों ने पढ़ लिया वो पढ़ा था कि अगर वैद्युत क्षेत्र कोई है किसी आवेश के चारों तरफ का, तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, केवल एक सिंगल आवेश के कारण। तो क्या मान था, एक बार फिर रिवाइज करा रहा हूं कि E बराबर 1/4πε0, वह आवेश यानी कि Q अपान उस बिंदु की दूरी जहां पर हम आप लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाह रहे हैं, उसका वर्ग Q बटे R स्क्वायर। तो याद रखना है आप लोगों को केवल Q अपान R स्क्वायर करके। ये नियतांक तो शुरू में आएगा 1/4π के रूप में। तो तीव्रता निकालने का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। एक तो होता है F अपान Q0, एक होता है E बराबर 1/4πε0 इंटू K का मतलब क्या हो, प्रादुतांक, इंटू वह आवेश जिसके कारण क्षेत्र की तीव्रता है Q अपान उसकी बिंदु की दूरी का वर्ग जहां पर आप लोग तीव्रता निकालना चाह रहे हैं। ऐसे हिंदी में क्यों बता रहा हूं मैं, ताकि आप लोग न्यूमेरिकल्स निकालने में ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आए। एक बार मेरे से समझ लो और फिर कैसे भी आप लोग कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए निकाल लो। इसको आप लोग थोड़ा डिस्क्रिप्टिव मेथड में याद रखने का तरीका समझ लो, क्यों बता रहा हूं मैं से, क्यों आपके इतने फोकस कर रहा हूं। तो वो तो केवल पढ़ा था हम लोगों ने कि भाई
एक सिंगल आवेश के कारण कितनी तीव्रता होती है। अब लोग डबल डबल के कारण पढ़ेंगे। डबल मतलब डबल का जहां भी नाम सुन लो इस टॉपिक के अंदर तो उसका मतलब है कि वो है वैद्युत द्विध्रुव। क्या है वो वैद्युत द्विध्रुव। तो अब तक तो आपने पढ़ा था कि केवल सिंगल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होएगी उसके क्षेत्र के भीतर कहीं भी। देखिए अगर क्षेत्र से बाहर का कोई पॉइंट है तो वहां पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, जीरो होगी ना। पर जब क्षेत्र से बाहर कोई बल ही नहीं लगेगा तो फिर तीव्रता कितनी होगी। क्षेत्र के अंदर तो निकाल सकते हैं, क्षेत्र के अंदर चाहे कितनी भी दूरी पर निकाल लो, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो क्षेत्र के अंदर अलग अलग दूरियां हो सकती हैं, तो अलग अलग दूरी पर अलग अलग तीव्रता लगेगी, अलग अलग बल लगेगा। तीव्रता का मतलब सीधा सीधा बल से ही है। कोई कितना तेज है कैसे पता चलाते हो, ऐसे तो कोई कितना बल लगा रहा है आपके ऊपर। समझ में आ गई बात इस चीज की। तो वो चीजें आप समझ रहे हैं। तो अब जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर है कि द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है। एक तो पढ़ लिया आवेश के कारण कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, अब पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण कितनी तीव्रता होती है। भाई तो दो जगह तीव्रता निकालते हैं सिलेबस के अंदर। एक तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, तो पहला टॉपिक तो वही लगा रहा हूं कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, समझाऊंगा धीरे धीरे। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में। तबीयत थोड़ी सी खराब है आज भी। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति क्या होती है, देखिए पोजीशन। वैद्युत द्विध्रुव तो ये रहा, थोड़ा समझा दूं क्या क्या होती है अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति को अंग्रेजी में कहते हैं एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन समझ लो। तो समझ में आ गई बात। एंड ऑन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एंड ऑन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। समझ में आ गई बात। तो पहले तो इलेक्ट्रिक डायपोल ही बना लिया। कैसे बना लिया, देखा ये माइनस है और ये कैसा है, प्लस चार्ज है। बीच की दूरी कितनी होती है, 12 दूरी होती है। कितनी होती है बीच की दूरी, 12। देखो सब लोग सीख गए ना, अगर वैद्युत द्विध्रुव बनाना हो तो बना दोगे। एक प्लस आवेश उतना ही माइनस, बीच की दूरी 12 होती है। यानी कि बहुत सूक्ष्म दूरी, छोटी दूरी होती है। आर भी ले लो, एक्स भी ले लो, कुछ भी ले लो, 12 क्यों ले रखी है भाई, कोई जिक्र थोड़ी। कुछ भी दूरी ले लो तो इतना पता कि वो दूरी थोड़ी है, बहुत थोड़ी दूरी है। तो अब इसकी अक्षीय, अब तक हम लोगों ने पढ़ा था कि एक सिंगल आवेश के कारण उसके चारों तरफ का विद्युत क्षेत्र होता है, तो उसमें कितनी तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ लिया। अब पढ़ रहे हैं कि द्विध्रुव के कारण जो तीव्रता होती है वो किस टाइप से होती है। तो पहला टाइप तो क्या है कि उसकी अक्षीय स्थिति में तीव्रता निकालो, दूसरा है कि निरक्षीय स्थिति में निकालो। अब समझना यह है कि भाई अक्षीय स्थिति आखिर होती क्या है, ठीक है। तो उसी चीज को समझ रहे हैं भाई, अक्षीय स्थिति क्या होती है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव ये रहा इधर से इधर। अंग्रेजी में थोड़ा समझ में आ जाएगा। एंड ऑन पोजीशन, मतलब एंड का मतलब होता है सिरे। तो दो सिरे होते हैं भाई, एक सिरा ये रहा, एक सिरा ये रहा। तो इनके सामने और समझ गए कौन सी स्थिति में क्या लाया, उसकी अक्षीय स्थिति में क्या लाया। तो वही चीज बताना चाह रहा हूं कि ये पॉइंट मान लिया P है, तो यहां पर मेरे को क्या निकालनी है, तीव्रता निकालनी है। अब तो पूरे हेडिंग का समझ में आ गया कि वैद्युत द्विध्रुव ये रहा भाई, उसकी अक्षीय स्थिति में ये बिंदु ये रहा। इस पर क्या निकालनी है हम लोगों को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, E का मान। तो देखिए वैसे तो E का मान निकालने के लिए यहाँ पर देखो ये जो है बिंदु P, द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र, देखो द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव का अपना विद्युत क्षेत्र होगा, नेगेटिव का अपना विद्युत क्षेत्र होगा। तो जो बिंदु P है वो मान लिया कि वो प्लस वाले के भी क्षेत्र के अंदर आ गया और किसके अंदर आ गया, माइनस वाले के भी अंदर आ गया। तो माइनस वाला इससे थोड़ा दूर है भाई, प्लस वाला तो नहीं दिखा P के, और माइनस वाला क्या है, दूर है। तो भाई ज्यादा बल प्लस वाला लगाएगा इसके ऊपर, कम बल लगाएगा माइनस वाला। समझ में आ गई बात। तो कम ज्यादा तो होगा भाई, कम ज्यादा तो होगा।
और जो काउंट करते हैं बिंदु की दूरी वो करते हैं इन दोनों द्विध्रुव के बिल्कुल मिड पॉइंट से दूरी करते हैं। मान लिया ये आर दूरी पर है, कितनी दूरी पर है बिंदु, आर दूरी पर। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम लोग दूरी नापें, मान लिया ये बिंदु मैंने ले लिया कि इसकी अक्षीय स्थिति में है, तो अगर इस बिंदु की दूरी देखो तो कहाँ से लूंगा भाई, तो द्विध्रुव तो दो आवेशों से मिलकर बना होता है, इस आवेश से ले लूंगा तो नाइंसाफी हो जाएगी। तो ये कहेगा कि भाई गलत कर दिया, अगर मैं इस आवेश से इस बिंदु की दूरी लूँ तो फिर ये आवेश क्या कहेगा, मेरे साथ तो नाइंसाफी हो गई, गड़बड़ कर दी भाई तूने। तो अगर मैं यहाँ से लूंगा इस बिंदु की दूरी, तो जब ये प्लस वाला बोलेगा कि ना भाई नाइंसाफी कर दी तो गलत होगा मेरे साथ। तो मैंने कहा भाई ना तेरी ना मेरी, मैं तो बीच से लूंगा दूरी। अगर ध्रुव की बात आ गई, ना तेरी ना मेरी, मैं तो बीच से लूंगा दूरी, तो बीच से दूरी ले ली भाई इसकी। तो जब भी द्विध्रुव के कारण हम लोग क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हो और मेरे को बिंदु लेना हो, चाहे अक्षीय स्थिति में लेना हो या निरक्षीय में लेना हो, तो उसकी दूरी हम लोग कहाँ से काउंट करेंगे, कहाँ से काउंट करेंगे, बिल्कुल द्विध्रुव के मध्य बिंदु से। मतलब द्विध्रुव के बीचों बीच का बिंदु ओ है, ओ, तो ओ से दूरी लगा ली इसकी भाई पी। सही में आगे बात। तो अब कितनी तीव्रता होती है, उसका मान क्या है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के 2p/r³, 2p/r³। अब ये p क्या है, अभी तो बताया था, यह है द्विध्रुव का आघूर्ण। ये क्या है, द्विध्रुव का आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव का क्या है, ये आघूर्ण है। अब ये निकल के कैसे आ गया सर, तो वो आपको नहीं पढ़ना कैसे निकल के आएगा, वो पढ़ेंगे IIT GMAN वाले, NDA वाले, या फिर और जो ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं वो कैसे। इसके ऊपर वेक्टर थोड़ा लगे कैसे कि भाई प्लस क्यू के कारण भी तीव्रता होगी इसके ऊपर, उसका नाम मान लिया मैंने E1 है, बाहर की तरफ धकेगा ना। देखो बिंदु P पर मेरे को तीव्रता निकाल लिया, मैंने एक बात समझाई थी, अगर हमको किसी भी बिंदु पर तीव्रता निकालनी हो तो वहां पर हमको बल निकालना पड़ेगा। तो बल निकालना पड़ेगा तो बल किस पर रहेगा, या आवेश खाली तो बल लगाने से रहा, इतना तो पता है कि भाई चारों तरफ का विद्युत क्षेत्र है। समझ में आ गई बात। लेकिन जिस भी बिंदु पर हम लोग को तीव्रता निकाल ली हो, हाँ हमेशा हमेशा मानना पड़ेगा कि वहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, चाहे मैंने यहाँ पर बनाया हो ना बनाया हो, लेकिन बिंदु P पर हम लोग खुद से ही मान के चलेंगे कि क्या रखा होगा, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा होगा, परीक्षण आवेश रखा होगा, जो कि टेस्ट लेने के लिए लाया गया था कि ये इस पर कितना लगाएगा और ये इस पर कितना लगाएगा। क्योंकि बिंदु P जो है वो दोनों के ही माइनस क्यू के क्षेत्र में भी आ गया और प्लस क्यू के क्षेत्र में भी आ गया, तो दोनों ही के कारण ही इस पर क्या होगी, तीव्रता होगी। तो मान लिया प्लस क्यू के कारण कितनी है, E1, डायरेक्शन क्या होगी E1 की, क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या होती है, वही होती है जो बल की, वही होती है जो बल की। समझ लो एक बात और ध्यान से पॉइंट, कि क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है, वही होती है जो विद्युत बल की। तो अगर इस पर पॉजिटिव आवेश रखा होगा तो ये प्लस वाला क्या करेगा, उसको बाहर की तरफ धकेलेगा ना, तो बाहर की तरफ धकेलेगा तो बल की दिशा ये हो गई, जो इसके कारण जो बल लग रहा है बल उसकी। तो E1 मान लिया कि इस आवेश के कारण तीव्रता इसके ऊपर है, तो E1 की डायरेक्शन क्या हो गई प्यारे बच्चों, ये होगी। अब माइनस क्यू क्या कहेगा कि मैं तो तुझको आकर्षित करता हूँ, मैं तो तेरे को क्या करता हूँ, आकर्षित करता हूँ, अपनी तरफ को खींचेगा। तो ये इस पर जो बल लगाएगा वो आकर्षण बल लगाएगा। तो तीव्रता का मान कितना मान लिया कि माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर कितनी तीव्रता है, E2 है, तो E2 इस तरीके से आएगी। तो अब E1 E2 का जो नेट मान निकल के आया E, वो निकल के आया E बराबर 1/4 इंटू के 2p/r³। पूरा डेरिवेशन नहीं करेंगे, पूरा डेरिवेशन करना हो तो आप लोग ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 10 आने वाली 10 तारीख को ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, वहां पर आपको डिटेल में समझा दिया जाएगा। इतना टाइम ऑनलाइन में नहीं होता कि पूरा का पूरा हम लोग आपको बता पाए, ठीक है। तो P का मतलब मैंने बता दिया कि द्विध्रुव का आघूर्ण। R क्या है, R क्या है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु बिल्कुल मिड पॉइंट से उस बिंदु की दूरी जहां पर हम लोग तीव्रता निकाल रहे हैं। तो ये अक्षीय स्थिति में कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है द्विध्रुव के कारण, उसका फॉर्मूला है। अब बात आती है निरक्षीय स्थिति की, किसकी, निरक्षीय स्थिति की। निरक्षीय स्थिति में तीव्रता कितनी होगी, निरक्षीय स्थिति में तीव्रता कितनी होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी होगी, डायरेक्ट लिख दूं। एक बात समझ लो पहले कि निरक्षीय स्थिति आखिर होती क्या है। निरक्षीय स्थिति कहते हैं क्या होती है, ये तो लिख लिया होगा, इसको मैं हटा दूं। अब बात आती है निरक्षीय स्थिति की, किसकी, निरक्षीय स्थिति की। कैसे निकालेंगे, मान लिया ये द्विध्रुव है, ये माइनस चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ये इसका मध्य बिंदु। क्योंकि हम लोग चाहे निरक्षीय स्थिति में बिंदु हो चाहे अक्षीय स्थिति में बिंदु हो, तो हमेशा उसकी दूरी कहाँ से नापेंगे, मध्य बिंदु से नापेंगे। तो देखो ये दूरी एल हो गई, ये दूरी एल हो गई, और ये पूरी दूरी कितनी है भाई,
12 दूरी है, कितनी है 12 दूरी। तो अब इसकी निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव की दो स्थिति में निकालनी होती है, तो अक्षीय स्थिति में होता निकाल दी, कितनी होती है 2p/r³। अब निकालनी है निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति को अंग्रेजी में कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन पर अगर कोई बिंदु हो, किस पर, इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन मतलब दो बराबर भागों में जो बांट रही हो, तो इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होगी, यही तो होगी भैया, अगर यही तो होगी ऊपर नीचे, ये लाइन जो दो बराबर भागों में बांट रही हो। तो अगर इस लाइन पर कहीं भी कोई बिंदु है, ऐसे 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 ऐसे, इधर उधर नहीं, ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे जहां भी कहीं भी कोई बिंदु है, बिल्कुल मध्य बिंदु से गुजरने वाली जो लाइन होती है उसको कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन। और इक्वेटोरियल लाइन पर अगर कोई भी पॉइंट है तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में कहलाएगा, इक्वेटोरियल लाइन की पोजीशन पर कहलाएगा। समझ गए इतनी बात। तो मान लिया वो बिंदु यहाँ है P, अब निकालनी है मेरे को तीव्रता, तो जो बिंदु P है ना, जो बिंदु P है वो पॉजिटिव चार्ज आवेश के विद्युत क्षेत्र में है और माइनस के विद्युत क्षेत्र में है। तो प्लस वाला भी इस पर बल लगाएगा, किस तरीके से, इस तरीके से, और माइनस वाला करेगा इसको आकर्षित अपनी तरफ को, ऐसे। सही में आ गई बात। तो इन दोनों को भाई ऐसे मिला दिया ये, ठीक है भाई। प्लस वाला कैसे धकेलेगा, बिल्कुल सीधे में धकेलेगा ना इसको बाहर की तरफ, तो ये तो हो गया E1, और माइनस वाला इसको क्या करेगा, आकर्षित, ये तो हो गया E2। तो E जो मिलेगा वो यहाँ कहीं को मिलेगा। इसके लिए आपको वेक्टर थ्योरी समझनी पड़ेगी। क्या समझनी पड़ेगी, वेक्टर थ्योरी। उसके बारे में डिस्कस आज नहीं कर रहे हैं। तो अब इस E का मान कितना होएगा वो बता दो, E का मान कितना होएगा कि निरक्षीय रेखा में अगर ये बिंदु P है, क्या ये बिंदु नीचे भी हो सकता है, हाँ भाई बिल्कुल, ये बिंदु मैं नीचे भी ले सकता हूँ। समझ में आ गई बात, ये बिंदु मैं नीचे भी ले सकता हूँ, होना चाहिए वो इस लाइन के ऊपर ही कहीं ना कहीं। तो जहां भी मेरे को तीव्रता, अच्छा बिंदु की दूरी कितनी हो गई इसकी, ये मध्य बिंदु से लेनी है, कितनी है ये r है, कितनी r। तो मध्य बिंदु से मान लिया r दूरी पर है वो बिंदु P। कैसी स्थिति में है, निरक्षीय स्थिति में है, निरक्षीय रेखा पर है, इक्वेटोरियल लाइन पर है। अगर मैं इधर लेता या फिर इधर लेता तो वो कहाँ होता, एंड ऑन पोजीशन पर होता या फिर अक्षीय स्थिति में होता। तो अब कितनी तीव्रता होती है, सिंपल है, वही जो का तू 1/4πε0 × k, पहले 2 था, 2 हटा दो बस, अब p/r³, p/r³। अब थोड़ा हिंदी में समझ लो कि निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, किसकी निरक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E, उसका मान होता है 1/4πε0 k p, यानी कि विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण अपॉन r³। r का मतलब उस बिंदु की दूरी जहां पर हम लोगों को तीव्रता निकालनी है, और दूरी कहां से लेंगे, हमेशा द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लेंगे, ना तेरी ना मेरी, ठीक है। सीख गए इतनी बात। तो दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में कितनी तीव्रता होती है और निरक्षीय स्थिति में कितनी तीव्रता होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्यों होगी तीव्रता इसमें, क्योंकि प्लस के भी विद्युत क्षेत्र में आ गया भाई, ये माइनस के भी आ गया, तो दो तीव्रता हो गई, एक तो प्लस क्यू आवेश के कारण और एक माइनस क्यू आवेश के कारण। तो दो तीव्रता तो होनी पॉसिबल नहीं है। कुल मिला के फिर क्या हो जाएगी, ये भी हट जाएगी, ये भी हट जाएगी, ये E आ जाएगी नहीं। इसको क्या कहते हैं, परिणामी तीव्रता कहते हैं, नेट इंटेंसिटी कहते हैं। तो क्योंकि तीव्रता क्या है, एक वेक्टर है, एक सदिश राशि होती है, तो सदिश राशि के यहाँ पर परिणामी निकालने का क्या लगेगा, नियम लगेगा। वो पूरी थ्योरी है भाई, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ज्यादा। सिर्फ इतनी बात समझ लो, आप लोगों को पता होना चाहिए फॉर्मूले। बस फॉर्मूले क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को निकालने हैं पेपर के अंदर न्यूमेरिकल। आपको ये कोई नहीं पूछेगा भीतर से बात। समझ में आ गई बात। वेक्टर थ्योरी तो आप लोगों ने पढ़ी ली होगी। अब ये दोनों वेक्टर देख लो यहाँ पर कैसे काम कर रहे होंगे, ठीक है। यह लगा दिया, ये थीटा कोण पर काम कर रहे हैं, थीटा पर काम कर रहे हैं, तो इसको दो घटकों में विभाजित करेंगे, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, E1 sin थीटा, फिर E1 जो साइन वाले हैं वे खत्म हो जाएंगे, कोस वाले बचेंगे, उनको जोड़ देंगे तो फिर परिणामी तीव्रता आएगी। बहुत सारे फंडे हैं भाई, ठीक है। तो देखिए आज की वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि सारी चीज कवर करूं। इस वीडियो के भीतर मैंने कोशिश करी है कि सारे टॉपिक मैं कवर करा दूं। मैंने जो टॉपिक था विद्युत आवेश और कूलाम का नियम वाले, वो पहला पार्ट मैंने स्थिर विद्युत की का जो है वो कंप्लीट करा दिया है बिल्कुल। अब लोग सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, विद्युत फ्लक्स की तरफ, या फिर इसमें कुछ रह गया हो अगली वीडियो में मैं वो कराऊंगा। उम्मीद है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं बराबर, और वीडियो को शेयर करें। कमेंट बॉक्स में लिखें कि मैं कैसा यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। जरूर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करना ना भूलें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप लोग चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज का लिंक भी वहाँ पर दिया हुआ है, उसको आप लोग जाकर के पेज को लाइक कर सकते हैं। और साथ ही साथ जिनके कमेंट आ रहे हैं
उन लड़कों का मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि पंडित गेमिंग एक है छात्र, और एक रोहित शुक्ला, और सौरभ कुमार, ऐसे कुछ नाम हैं। और 3-4 ही कमेंट हैं, जब ज़्यादा कमेंट्स नहीं हैं। कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।